बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो लैंड रेवेन्यू के अंदर पार्टीशन ऑफ लैंड के हवाले से है। सेक्शन 135 से लेकर 150 तक के किसी भी तकसीम जो आपकी ज़मीन है उसकी जो तकसीम वो रेवेन्यू अथॉरिटी किस तरह करेगी, किस ज़मीन की तकसीम हो सकती है, किसकी तकसीम नहीं हो सकती, और कौन सा शख्स तकसीम करवा सकता है और कौन सा शख्स तकसीम नहीं करवा सकता। ये हमारा आज का बेसिक टॉपिक है। सेक्शंस का जो एक व्यू है उसको छोड़कर पहले हम खाली इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये तकसीम होगी कैसे। अब जब ये तकसीम का अमल है तो इसके लिए क्या किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप होगा एप्लीकेशन होगी जनाब, एक एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन। सबसे पहले एक दरख्वास्त दी जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी, किसके लिए, पार्टीशन के लिए। और ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 135 बताता है कि जब भी बात आएगी पार्टीशन की तो उसकी एक दरख्वास्त बनाई जाएगी और उसकी एक दरख्वास्त बनाकर रेवेन्यू अथॉरिटी को दी जाएगी। अब दो चीज़ें देखते हैं यहीं पर, कौन देगा और किसको दरख्वास्त देगा। सेक्शन 150 का जो आखिरी सेक्शन है ना, ये डील करता है किसको दरख्वास्त देगा, और 135 कौन देगा। ये किसके साथ डील कर रहा है, कौन एप्लीकेशन देगा, और 150 किसको एप्लीकेशन दी जाएगी, किसको एप्लीकेशन देगा। 150 तो कहता है कि जनाब असिस्टेंट कलेक्टर, कौन सा असिस्टेंट कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर जो आपका ग्रेड 1 का है उसको ये पार्टीशन की दरख्वास्त दी जाएगी। ग्रेड 2 का जो कलेक्टर है वो पार्टीशन नहीं करेगा। ग्रेड 1 का जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो ये पार्टीशन कर सकता है। दरख्वास्त कौन देगा, 135 कहता है कि जो भी ज्वाइंट ओनर, मतलब ये कौन देगा, ज्वाइंट ओनर देगा। लाजमी बात है उसको कोई हिस्सा है तो वो तकसीम की दरख्वास्त दे रहे, हिस्सा नहीं होगा तो तकसीम की दरख्वास्त कैसे देगा। अब ये ज्वाइंट ओनर किसको फ़र्ज किया जाएगा, एक ऐसा शख्स जिसका नाम किधर लिखा हुआ है, रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा हुआ है, और रिकॉर्ड ऑफ राइट के किस कॉलम में लिखा हुआ है, ओनर के कॉलम में लिखा हुआ है, तो वो दरख्वास्त दे सकता है। पार्टीशन की दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरी है कि आपका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में को ओनर को शेयर में लिखा हुआ हो, या दूसरी सूरत कोई भी डिक्री होल्डर। अब मेरा नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में नहीं लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि किसी और शख्स का नाम लिखा है जिसके खिलाफ मैंने मुकदमा किया है कि जी ये एंट्री गलत है और नाम किसका दर्ज होना चाहिए, मेरा। और आखिर पे मेरे हक़ में अदालत एक डिक्री पास कर देती है तो मैं क्या बन गया, डिक्री होल्डर। और डिक्री किस चीज़ की मिली है कि जी बंदा ज़मीन में जॉइंट ओनर है, तो अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, डिक्री होल्डर होने के नाते तकसीम की दरख्वास्त दे सकता हूँ। और थर्ड कौन है, एक्नॉलेजमेंट होल्डर। अब एक्नॉलेजमेंट होल्डर कौन है, वो बंदा ना तो डिग्री होल्डर है ना रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम है, वो कोई पावर ऑफ अटार्नी होल्डर भी हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स, फॉर एग्जांपल वैसे मॉर्गेजर पार्टीशन नहीं करवा सकता। एक जो बेवा है, हाँ एक बेवा अगर उसको किसी ज़मीन में इन ल्यू ऑफ डावर, हक महर के इवज़ अगर कोई हिस्सा मिला है तो वो भी तकसीम की दरख्वास्त दे सकती है। मॉर्गेजर जो है जनरली दरख्वास्त नहीं दे सकता, मॉर्गेजी सॉरी दरख्वास्त नहीं दे सकता। लेकिन क्या है कि अगर उसको एक्नॉलेजमेंट दी जाए कि भाई हाँ ये बंदा पार्टीशन भी करवा सकता है, तो क्या होगा, उस सूरत में वो बंदा पार्टीशन करवा सकता है, अदरवाइज़ पार्टीशन नहीं हो सकती। तो ये लोग पार्टीशन की दरख्वास्त देंगे और असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को क्या करेंगे, दरख्वास्त देंगे। अब बात ये है कि क्या किसी भी ज़मीन के मुतल्लिक़ दरख्वास्त दी जा सकती है, क्या सारी की सारी आपकी जो ज़मीनें हैं उनकी पार्टीशन हो सकती है, नहीं। 136 जो सेक्शन है वो कहता है कि भाई
सारी ज़मीनों की पार्टीशन नहीं होगी। वर्शिप प्लेस, बरियल प्लेस जो है ये 136 ये एक्सक्लूड कर रहा है। 136 क्या कह रहा है? रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी लगा रहा है। किस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा रहा है? कि जो आपका बरियल प्लेस है या वर्शिप प्लेस है या कोर्स ऑफ वाटर है, ग्रेजिंग कोई फील्ड है, ग्रेजिंग ग्राउंड है, या साइट ऑफ टाउन है जहां पर लोग रहते हैं, इनकी तकसीम के ऊपर क्या लगाई गई है? पाबंदी। कि ये ज़मीनें तकसीम, इनकी तकसीम की दरख्वास्त दी। हाँ, एक बात फिर जहन में रख लें, वो कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी 143। जो ये ज़मीनें हैं इनकी तकसीम की दरख्वास्त नहीं दी जा सकती, लेकिन 143 के तहत इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनके इंतज़ाम वगैरह के लिए दरख्वास्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में दी जा सकती है। तो इनके लिए दरख्वास्त दी जाएगी। अगर ये कोई ऐसी लैंड है तो 143 में किस काम के लिए दी जाएगी? फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ये ज़मीन इनकी पार्टीशन की दरख्वास्त, ये नहीं हो सकता कि जनाब ये जो पानी का रास्ता आ रहा है इसको दरमियान से क्या करो, आधा कर दो। अब पानी कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा? तो लिहाजा जो पानी की गुजरगाह होती है उसको तकसीम नहीं, ये नहीं होता कि जनाब अभी साहिब अपने वो लड़ पड़ा है भाई के साथ, तो चलो जी कब्रिस्तान को आधा आधा कर लेते, आधा तुम्हारा आधी मस्जिद दरमियान में दीवार लगा देते जनाब, आधी तुम्हारी और आधी हमारी। ये तकसीम कभी भी नहीं हो सकती। अब अभी तक हमने क्या देखा? कौन तकसीम करवा सकता है, कौन तकसीम कर सकता है। इन ज़मीनों के अलावा बाकी हर ज़मीन उसकी तकसीम हो सकती है। अब मैं एप्लीकांट हूँ, मैंने क्या किया है? ज़मीन की तकसीम के लिए क्या कर दी है? एक एप्लीकेशन दी है। तो प्रोसीजर क्या होगा? सिंपल, जब एप्लीकेशन जाएगी सबसे पहला काम क्या होगा? 137 के तहत एक चला जाएगा नोटिस। किसको नोटिस जाएगा? ये नोटिस जाएगा जनाब एक तो जॉइंट ओनर्स को। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन किसकी मलकियत है? ये ज़मीन मलकियत है ए की, बी की, सी की और यू की। दरख्वास्त किसने दी है? यू ने दी है। तो नोटिस किसको जाएगा? ए को भी, बी को भी और सी को भी। लेकिन एक और भी तो मसला हो सकता है कि ये किसी और का इधर से कोई रास्ता लगता हो, कोई और इंटरेस्टेड पर्सन हो। तो अगर कलेक्टर चाहे तो वो इस दरख्वास्त को प्रोक्लेम भी कर सकता है और इंटरेस्टेड पर्सन्स को भी नोटिस दे सकता है और लोगों को भी नोटिस दिया जा सकता है। नोटिस दे दिया। अच्छा, जब नोटिस पे ए, बी और सी आ गया, ए, बी और सी आया, तो कलेक्टर पूछेगा कि भाई साहब ये यू तो अपना हिस्सा लेना चाहता है, क्या ए, बी, सी आपने अभी तकसीम करवानी है या आप बाद में तकसीम करवाएंगे? क्योंकि तकसीम करवानी है तो अभी करवा लो, हर बंदा अपने अपने हिस्से पे क्या हो जाए? मालिक हो जाए। तो यहाँ पे 138 फिर ये कहता है कि अगर कोई पार्टी ऐड होना चाहे, कौन सी पार्टी ऐड होगी? अदर जो आपके जॉइंट ओनर है, अगर वो कहे कि ठीक है जनाब हमें भी इस दरख्वास्त का हिस्सा बना दे और हमारी भी ज़मीन को क्या कर दें, आप तकसीम अभी से कर दें, तो रेवेन्यू अफसर किसी को भी ऐड कर सकता है। और उसके बाद अब दो बातों से ना मुझे बाद में याद करवाना, मैं आपको जो है ना वो एक लतीफ़ा सुनाऊंगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी दो बातें हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी दो बातें हैं? यहाँ पर दो बातें ये हैं कि एक तो वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को करेगा डिसअलाउ 139 के अंदर कि भाई ये दरख्वास्त तुम्हारी बनती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा शामिलात क्या होता है? जो एक सोसाइटी की लैंड होती है किसी भी गांव के साथ, अगर कोई बंदा उसकी दरख्वास्त लेकर चली जाए तो वो हमेशा क्या होगी? डिसअलाउ होगी। या कोई बंदा इनमें से किसी ज़मीन के मुतालिक दरख्वास्त लेकर चले जाए वो डिसअलाउ होगी। या कोई बंदा ऐसी दरख्वास्त लेकर चला जाए जो बंदा इनमें शामिल है ही नहीं तो वो क्या हो जाएगी?
डिसअलाउ। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि वो दरख्वास्त क्या होगी, अलाउ, एडमिट हो जाएगी। अब जब एडमिट होगी तो उसका क्या प्रोसीजर, 140 के तहत वो दरख्वास्त एडमिट होगी और 139 के तहत वो दरख्वास्त क्या होगी, डिसअलाउ। सिंपल हमने क्या पढ़ा कि जब भी कोई ऐसा शख्स जो जॉइंट ओनर है, जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में लिखा है, डिग्री होल्डर है या एक्नॉलेजमेंट होल्डर है, अगर वो ज़मीन की तकसीम करवाना चाहता है तो 135 में दरख्वास्त देगा। किसको देगा, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को दरख्वास्त देगा। और वो क्या करेगा, वो एक नोटिस जारी कर देगा तमाम इंटरेस्टेड लोगों को। और जब वो लोग आएंगे तो कोई और बंदा भी अगर अपनी ज़मीन की तकसीम करवाना चाहता है तो एडिशन ऑफ पार्टी कर दिया जाएगा 138 के तहत। और उस सारे मामले के बाद वो ये डिसाइड करेगा बातें कितनी है, 2। बातें कितनी है, 2। चलो सुनाता हूँ। वो कुछ इस तरह 3-4 दोस्त थे, 2-3 अच्छे खासे घर के खाते पीते बड़े बड़े काम करने वाले, और एक कोई बेचारा मेरे जैसा, वो क्या था, वेला निकम्मा, कोई काम नहीं करता था। तो सारे उसके साथ बैठे हैं। उसे कहता है कि यार ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना अपने वालिद को कहता हूँ कि तुम्हें जो है मैं लगवा देता हूँ उसकी फैक्ट्री में। वो कहता नहीं यार फैक्ट्री नहीं, बस मैंने काम ये नहीं कर सकते, मेरे बस में नहीं। दूसरा कहता कि यार मेरा बाप जो है ना वो सरकारी मुलाजिम है बहुत बड़ा, तो मैं तुम्हें उसे कह कर किसी मुलाजमत में लगवा देता हूँ। वो उसका भी कहता नहीं यार मुलाजमत थोड़ा सा काम मुश्किल है। अब तीसरा बंदा होता है साइम, वो कहता है जी मेरा अब्बा तो आर्मी में है, मैं आपको किधर लगवा देता हूँ, फ़ौज में लगवा देता हूँ। तो वो भाई उठता और उसको मारना शुरू कर देता है। सारे कहते हैं कि जनाब मसला क्या है, इसको तुमने किसी को तुमने कुछ नहीं कहा। और इसके साथ कहता कि यार अगर मैं आर्मी में लग गया ना तो बातें 2 होंगी। जैसे हमारे पास कितनी बातें थी, 2। कहते 2 बातें होंगी ना। कौन कौन सी 2 बातें होंगी? कहते हैं कि जी 2 बातें ये होंगी कि या तो मैं ट्रेनिंग पास कर जाऊंगा या ट्रेनिंग में क्या हो जाऊंगा, फेल। अगर ट्रेनिंग में फेल हो गया तो खैर है, अगर हुआ पास तो फिर बातें दोबारा 2 हो जाएंगी। या तो मैं जाऊंगा बॉर्डर पे और या मुझे रखा जाएगा यूनिट के अंदर। अगर यूनिट के अंदर रखे तो खैर, अगर मैं बॉर्डर पे गया तो बातें फिर क्या होंगी, 2। अब बॉर्डर पे या तो रहेगा अमन, तो या शुरू हो जाएगी जंग। अगर हुआ अमन तो खैर है, और अगर हुई जंग तो बातें फिर 2। या तो मैं गाजी बन जाऊंगा और या मैं मारा जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। अगर तो बच गया गाजी बना तो खैर, और अगर मारा गया तो बातें फिर 2। कि या तो मुझे इज्जत के साथ एजाज़ के साथ दफनाया जाएगा, या जो है मेरी लाश कहीं पर फेंक दी जाएगी। दफना दिए गए तो ठीक, और अगर मुझे कहीं फेंका गया तो बातें फिर क्या होंगी, 2। या तो मुझे जंगल में फेंका जाएगा कि जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये होगा जंगल के अंदर कि मेरी लाश को चील कवे खा जाएंगे तो खैर है, और या फिर मैं किसी नदी नाले में गिर जाऊंगा, वहाँ पे बह जाऊंगा। अगर तो मेरी लाश को चील कवे खा गए तो खैर है, और अगर नदी नाले में बह गई तो फिर 2 बातें होंगी। या तो मैं चला जाऊंगा समंदर के अंदर, और या मैं आ जाऊंगा किसी नहर के अंदर। अगर तो मैं चला गया समंदर के अंदर तो खैर है, मछलियाँ खा जाएंगी, और अगर मैं आया नहर के अंदर तो फिर बातें 2 होंगी। अब कौन सी 2 बातें होंगी कि जब मैं नहर के अंदर आऊँगा तो या तो क्या होगा कि मैं कहीं उसी के अंदर फंस के और मेरा गोश्त शोश ख़त्म हो जाएगा, और या क्या होगा कि मुझे कोई बंदा वहाँ से जो मेरी हड्डियाँ हैं वो उठा कर ले जाएगा। तो फिर क्या चला, अगर तो बैश है कि किस्सा ख़त्म होकर अगर कोई मेरी हड्डियाँ उठा कर ले गए, बातें फिर 2 होंगी। या तो कि मेरी हड्डियाँ दफना देगा, और या कोई मेरी हड्डियों से क्या करेगा, साबुन बनाएगा। तो अगर तो हड्डियाँ बह गई तो खैर है, और अगर किसी ने साबुन बनाया तो बातें फिर 2। या तो होगा कपड़े धोने वाला साबुन और या होगा नहाने वाला साबुन। अगर तो किसी ने बनाया कपड़े धोने वाला साबुन तो खैर, और अगर किसी ने बनाया ना नहाने वाला साबुन, तो वो नहाने वाले साबुन से जब कोई लड़की मुंह धोएगी तो मुझे बड़ी शर्म आती है, तो तू मुझे ऐसा गंदा काम इसलिए बता रहा है। तो
बातें यहाँ पर भी कितनी है, 2 बातें हैं। और वो 2 बातें क्या है कि यहाँ डिसअलाउ, यहाँ क्या हो जाएगा, अगर तो हो गया डिसअलाउ तो किस्सा, और अगर अलाउ हो गया तो बातें फिर कितनी आ जाएंगी, 2। कौन सी 2 बातें? एक बात कि कोई भी मसला नहीं होगा और पार्टीशन हो जाएगी, और एक बात कि कोई सवाल उसमें खड़ा हो जाएगा। अगर तो पार्टीशन हो गई तो किस्सा ख़त्म, और अगर ना हुई, कोई क्वेश्चन अराइज हुआ तो बातें कितनी हो जाएगी, 2। एक क्वेश्चन अराइज होगा मोड ऑफ पार्टीशन का, और एक क्वेश्चन अराइज होगा टाइटल का। अगर क्वेश्चन अराइज हुआ मोड ऑफ पार्टीशन का तो वो तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है, किस्सा क्या हो जाएगा, ख़त्म। और अगर क्वेश्चन अराइज हुआ टाइटल का तो बातें फिर कितनी होगी, 2। या उसको डिसाइड करेगा सिविल कोर्ट, क्योंकि उसका इख्तियार है, और अगर सिविल कोर्ट में ना हुआ तो किधर इख्तियार उसका आ जाएगा, फिर वापस रेवेन्यू अफसर के पास। अब जब वापस रेवेन्यू अफसर के पास आएगा और बात आएगी तकसीम की तो बातें होंगी फिर 2, या तो खुद ब खुद, या वहाँ पर कोई आर्बिट्रेटर लगाया जाएगा कि आप जाएं और जाकर उसकी क्या करवाएं, पार्टीशन करवाएं। अब यहाँ पर अलाउ होगी दरखास्त, यहाँ तक तो समझ आ गया। अलाउ होने के बाद चलते हैं कि प्रोसीजर क्या है ऑन एडमिशन। जब कोई भी पार्टीशन की दरखास्त एडमिट हो जाएगी अंडर 140, तो जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो प्रोसीड विद करेगा पार्टीशन के लिए। और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में डिस्पोजल ऑफ द क्वेश्चंस। आपकी एप्लीकेशन एडमिट हुई और सवाल आया डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चन का। कौन कौन सा क्वेश्चन? एक क्वेश्चन यहां पे अराइज होगा मोड ऑफ पार्टीशन के मुतल्लिक, और एक क्वेश्चन यहां पर अराइज हो सकता है किसके मुतल्लिक, टाइटल के मुतल्लिक। अब जब मोड ऑफ पार्टीशन तो किस तरह तकसीम की जाए, ये किसका इख्तियार है, ये टोटल इख्तियार है रेवेन्यू ऑफिसर का। वो इस मोड ऑफ पार्टीशन के लिए कहां पर इस चीज को फॉरवर्ड कर सकता है, आर्बिट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन को छोटी तो नहीं है ना, 100 एकड़ भी हो सकती है। जब 100 एकड़ ज़मीन होगी तो इसकी तकसीम कैसी होगी, इसमें कौन कौन से हिस्से आएंगे, इसमें तो बहुत सी चीज़ें होंगी। इसमें कोई पहाड़ भी होगा, कोई बंजर ज़मीन भी होगी, कोई इरीगेटेड होगी, कोई अनइरीगेटेड लैंड होगी, कोई बैरन लैंड होगी, कोई बागात होंगे, कोई कीमती दरख्त होंगे, कोई कम कीमती दरख्त होंगे। तो लाजमी बात उसकी तकसीम हर एक को क्या करनी है हमने, बराबर। तो उसके लिए क्या होगा, आर्बिट्रेटर। और अगर इटसेल्फ भी करना चाहे तो ये पार्टीशन कर सकता है। लेकिन जब सवाल उठा किस चीज़ का, टाइटल का, जब यू ने कहा कि मेरा इसमें 25% हिस्सा है, ABC ने कहा कि ना जनाब इसका तो 10% हिस्सा है, 25% हिस्सा इसका। अब ये टाइटल आ गया ना कि इंटाइटलमेंट कितनी है। तो इंटाइटलमेंट के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नॉर्मली क्या करता है, जो आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो पार्टीशन को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और कहता है कि जी आप चले जाए कंपीटेंट सिविल कोर्ट के पास, और कंपीटेंट सिविल कोर्ट के लिए आपको टाइम देता है वो 90 डेज़ का, कि 90 डेज़ में आपने मुकदमा फाइल करना है और अपना टाइटल का सवाल वहाँ से क्या करवा के लाना है, एडजुडिकेट करवा के लाना। लेकिन अगर 90 डेज़ में ये मुकदमा फाइल ना किया जाए तो रेवेन्यू कोर्ट क्या कर सकता है, डिक्लेयर करेगा खुद को। क्या डिक्लेयर करेगा, सिविल कोर्ट। और ख़ुद को सिविल कोर्ट डिक्लेयर करते हुए CPC के मुताबिक वो ये टाइटल का क्वेश्चन क्या करेगा, खुद सुनेगा। मीन्स यहाँ पर डिस्पोजल है किस चीज़ का, ऑफ क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस, जो आपकी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक क्वेश्चंस आएंगे उनको वो क्या करेगा, उनको वो डिस्पोज ऑफ करेगा पहले सबसे। और जब ये क्वेश्चन डिस्पोज ऑफ हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये सेपरेट है फ्रॉम पार्टीशन। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ जिनके पार्टीशन के मुकदमे नहीं लग सकते उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो दरख्वास्त है वो दिया जा सकता है। आगे आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। इस सारे मामले के बाद चाहे वो आर्बिट्रेशन के ज़रिए कैसे भी हुआ तो क्या होगा, फाइनल पार्टीशन मुकम्मल कर दी जाएगी। और पार्टीशन जो मुकम्मल की जाती है इसके लिए 145 के तहत क्या किया जाता है, 145 के तहत एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन तैयार किया जाता है। और उससे पहले 144 की एक कार्रवाई है। 144 और 145 में तो क्या हुआ, 145 में तैयार किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन। मतलब कि जनाब ये ज़मीन इसकी और ये ज़मीन इसकी, उसका नक्शा वगैरह तैयार करके दे दिया।
144 में क्या है कि जो उसका रेवेन्यू सरकार ले रहा था उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये ज़मीन किधर गई है अभी, ए बी सी और यू था ना, पहले ही इकट्ठा रेवेन्यू दे रहे थे, अब यू का रेवेन्यू क्या हो जाएगा, अलग। अगर इन लोगों ने भी तकसीम करवा लिया तो रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। रेंट और प्रॉफिट भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का आर्डर इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन का हिस्सा बनाया जाएगा कि अब जो नई ज़मीन है ये फ़लाँ फ़लाँ आपकी ज़मीन है और आपने इस तरीके के साथ क्या करना है, इस तरीके के साथ आपने इसको तकसीम करना है। और जब तकसीम का आर्डर आ जाएगा तो फिर क्या है, 3 साल का टाइम है आपके पास, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर जो बंदा ज़मीन तकसीम करवा चुका है अंडर सेक्शन 156 वो दरख्वास्त देगा। किस चीज़ की दरख्वास्त देगा, डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, रेवेन्यू अफसर को कि जनाब जो आपने मेरे नाम पर वो ज़मीन जो मुझे आपने उसकी तकसीम करके दिया, लिहाजा मुझे इसकी क्या की जाए, पोजेशन भी डिलीवर की जाए अंडर 146। ये तो वो प्रोसीजर था जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार के मुताबिक आया। अब इसमें एक और चीज़ भी है, प्राइवेट पार्टीशन, कि क्या ये पॉसिबल है कि हम ज़मीन को प्राइवेटली पार्टीशन करने के बाद सरकार के पास चले जाएं कि जनाब ये हमने ज़मीन को क्या कर लिया, तकसीम कर लिया और लिहाजा आप इसको अफेक्टिव बना दें, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। वो हमें कौन बताता है, वो बताता है 147 कि जी हमने प्राइवेट पार्टीशन कर लिया। मतलब क्या है, यहाँ पे बंदे कौन थे, यहाँ पर बंदे थे ए बी सी और क्या था, यू था। इन लोगों ने क्या किया है, ए बी सी ने मिलकर और यू ने मिलकर क्या कर दिया जनाब, एक प्राइवेट पार्टीशन। और प्राइवेट पार्टीशन में क्या किया, इन्होंने अपने नाम पर कुछ कुछ हिस्से ले लिए और ये चले गए रेवेन्यू अफसर के पास कि हमने ये ज़मीन थी हमारी, हम जॉइंट ओनर थे इसके और हमने ये इस तरह करके इसकी तकसीम करें और हम इसके ऊपर क्या है, राज़ी हैं। तो क्या रेवेन्यू अफसर इसको मानेगा या नहीं मानेगा, तो वो देखेगा ये बेचारा यू जो है उमर, ये तो माइनर है, तो छोटा मासूम बच्चा, ठीक, इसको तो मतलब अब हो सकता है ना कोई माइनर भी हो इसमें से। अब जब वो माइनर है तो माइनर कैसे इससे अफेक्ट हो सकता है, ही नहीं हो सकता, मिलकर ये हो सकता है कि इसको क्या करे, अफेक्ट कर ले। और ये भी हो सकता है कि इनकी कोई बहन है एक्स वाई जेड जिसका उसमें हिस्सा रखा ही नहीं गया, बिल्कुल उसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर रेवेन्यू अफसर एक क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा कि क्या ये पार्टीशन अकॉर्डिंग टू रूल्स है, क्या ये पार्टीशन अकॉर्डिंग टू शेयर्स है, क्या ये पार्टीशन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज है या नहीं, क्या किसी को किसी के राइट से डिप्राइव ऑफ तो नहीं किया गया। ये तमाम बातें वो इंक्वायर करने के बाद इस पार्टीशन को क्या बना देगा, रूल ऑफ द कोर्ट बना के इफेक्टिव पार्टीशन में शामिल कर देगा। और रूल 148 के रूल मेकिंग पावर, इस तकसीम के हवाले से जो भी रूल्स वगैरह बनाने हो वो रेवेन्यू अफसर क्या कर सकता है, बना सकता है। अच्छा, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या मसला आ गया, एक बार डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई, किस्सा ख़त्म हो गया ना, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब होगी, कस्टम्स के मुताबिक। अब ये कस्टम्स के मुताबिक रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी भाई, ये कैसी होगी, क्या इसका कोई कंसेप्ट बनता है कि नहीं बनता। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, क्योंकि 150 तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, 150 क्या है, 150 तो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को क्या दी जाएगी, दरखास्त। कहता है कि व्हेन बाय इस्टेब्लिश कस्टम, जब किसी पहले से कायम शुदा रिवायत के ज़रिए एनी लैंड इन स्टेट इज सब्जेक्ट टू पीरियडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब यार ये पीरियडिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, ये क्या है कि नया ड्रामा के जनाब, ज़मीनें क्या होती रहेंगी, पीरियडिकल रीडिस्ट्रीब्यूट होती रहेंगी। A revenue officer may on the application of any of the land owners enforce the redistribution according to the custom and for this purpose may exercise all or any the powers of a revenue officer in proceeding for the section for the partition। असल है क्या ये चीज़, मसला ये है कि एक चीज़ है रिवर एक्शन। ये रिवर एक्शन क्या है, आप सब लोगों को पता है कि जो दरिया होता है वो अपना रास्ता क्या करता है, हर कुछ अरसे के बाद क्या कर रहा होता है, तब्दील करता है ना। अब ये ज़मीन किसकी है, ये दरिया गुजर रहा है, ये दरिया गुजर रहा है और इसके इधर और इधर जो है वो ज़मीन है। फॉर एग्जांपल ये कुछ जॉइंट ओनर्स की ज़मीन है, ये सरकार किसको देती है, पार्टीशन करती है, ए को, ये बी को, और ये किसको देती है, सी को, और ये किसको करती है, डी को। और कुछ अरसे बाद दरिया क्या कर लेता है, अपना रास्ता तब्दील करता है। जब दरिया अपना रास्ता तब्दील करता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे रास्ते पे वो चला जाता है। अब क्या हुआ, डी की ज़मीन क्या हो गई है, थोड़ी, और बी की ज़मीन क्या हो गई है, ज़्यादा।
तो यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की आ गई? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। तो ऐसे कुछ इलाके जहाँ पर दरिया मौजूद है या कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि जहाँ पर वो ज़मीन जो है वो क्या करता है, कटाई में चली जाती है, या कोई और ऐसा मसला आ जाता है, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू कस्टम्स, अगर कस्टम्स कोई मौजूद है तो अकॉर्डिंग टू कस्टम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड क्या है वो होता रहेगा। ये सिंपल सा टॉपिक था हमारा, जिसमें बातें कितनी थी कि पार्टीशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड दरख्वास्त कौन देगा? लैंड ओनर। या कौन देगा? जो आपको जॉइंट ओनर होगा, जो रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम है, डिक्री होल्डर है या एक्नॉलेजमेंट होल्डर है। असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 को वो एक पार्टीशन की दरख्वास्त देगा और उसके बाद वो सबको क्या करेगा? नोटिस करेगा। अगर कोई और पार्टी ऐड होना चाहेगी तो उसको वो क्या कर लेगा? ऐड कर लेगा। और अगर कोई पार्टी वहाँ पर नहीं बनती, उस बंदे का राइट नहीं बनता, तो वो एप्लीकेशन को क्या करेगा? डिसअलाउ कर देगा, या उसको क्या करेगा? अलाउ करने के बाद सबसे पहले क्या करेगा? डिस्पोजल ऑफ द क्वेश्चन करेगा कि इसको किस तरह तकसीम किया जाए। और अगर कोई एंटाइटलमेंट, कोई मलकियत का मुकदमा होगा तो वो सिविल कोर्ट को क्या करेगा? रेफर कर देगा। अगर सिविल कोर्ट में 90 डेज़ में वो पार्टीज मुकदमा नहीं करती तो वो खुद को सिविल कोर्ट डिक्लेयर करके CPC के मुताबिक टाइटल का मुकदमा कर सकते हैं। वैसे करते नहीं है नॉर्मली, उसको क्या कर देते हैं वो हमेशा रेवेन्यू अफसर रेफर कर देते हैं। जब ये सारा मामला हल हो जाएगा तो मोड ऑफ पार्टीशन पे वो आ जाएगा। मोड ऑफ पार्टीशन के अंदर क्या होगा कि आर्बिट्रेशन के जरिए से भी कर सकता है और डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकता है? पार्टीशन वो कर सकता है। और जब वो पार्टीशन को फाइनल करेगा तो वो रेवेन्यू और रेंट्स प्रॉफिट्स को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन तैयार किया जाएगा और उसको फाइनलाइज करने के बाद जो पार्टीज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर वो एक दरखास्त उसको दे सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पोजेशन। अगर वो प्राइवेट पार्टीशन करेगा तो वो प्राइवेट पार्टीशन की सूरत में भी क्या होगा? उस प्राइवेट पार्टीशन की सूरत में वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरखास्त देंगे। जो असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 होगा वो उसको इंक्वायर करेगा कि अगर वाकई ये पार्टीशन अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस की गई है, किसी का कोई भी जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया गया, तो इस सूरत में वो क्या कर देगा? इस सूरत में उसको वो अथेंटिक कर देगा, वैलिड करार दे देगा। और उसके बाद क्या चीज़ था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की भी बाज़ औक़ात क्या होती है कि कोई सर्टन कस्टम्स ऐसी है कि जिसकी वजह से वो ज़मीन कभी कहीं ज़्यादा कहीं कभी कम, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इसमें हो सकता है। अक्सर क्या होता है कि टाइम शॉर्ट होता है, इस वजह से मैं लेक्चर को थोड़ा सा वो तेज़ वो उसमें कर जाता हूँ। जब आप लोग इसको यूट्यूब पर सुनते हैं ना और आवाज़ थोड़ी सी वो है कि जी बिल्कुल आगे जा रही है, तो यूट्यूब में ना उसमें प्लेयर में एक ऑप्शन होता है कि आप उसकी जो स्पीड है, अभी तो 1x पे हम चलाते हैं ना, आप उसको 0.75x पे कर लें तो वो जो तेज़ अल्फाज हैं वो क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और अगर आपने वो 2 बार दबा दिया तो फिर ये हो जाएगा। अगर आपने रात को सोते वक्त लेक्चर सुनना तो फिर आपने ये वाला स्टाइल लगा लेना, ठीक है। और अगर एक्टिव है तो फिर आपने क्या करना है? फिर उसको 2x पे कर देना। 2x पे जब करेंगे तो फिर ऐसे ऐसे आपको हाथ जो है वो क्या होगा? वो नज़र आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको कर लिया कर।